Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं 6 मई है आज. देखिए कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने करने हैं. Now the very first editorial that we'll be covering is Pathways to a More Resilient Economy. Now this editorial talks in depth about कि किस तरीके से आपको एक resilient economy, ये basically it is a path breaking, not pathway, rather path breaking editorial. रीजन बीइंग इसमें जो 7 पॉइंट्स दिए गए हैं वो बहुत ही उम्दा पॉइंट्स हैं एसेस के पर्सपेक्टिव से. अगर कहीं गलती से देख लिए, मान लीजिए ऐसा ऐसे आ जाता है, तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. इसके सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से हम डिस्कस करेंगे एंड इसको आपने नोट भी कर लेना है, इसमें से नोट्स भी बनाने. हमारी वेबसाइट बनने को तैयार है, ऑलमोस्ट रेडी है एंड वेरी सून विल बी लाइव विद आवर वेबसाइट. एंड बहुत जल्दी से हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप अपने नोट्स आसानी से बना सकें. मीनवाइल जब तक ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकते हैं. तो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इन सारी चीजों की पीडीएफ जो है इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. ऑन आवर वेबसाइट और ऑन आवर टेलीग्राम आपको बहुत जल्दी इजीली करंट अफेयर्स जो कि सोली फोकस करते हैं यूपीएससी के ऊपर वो भी मिलेंगे एंड जुडिशरी के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत जल्दी अवेलेबल करवाने वाला हूं. सो मेक श्योर कि आप तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करते रहें एंड मेक श्योर कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकें कि हाँ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुकी है. नाउ this is the first editorial that we have to cover. Apart from that, the editorials that we have to cover is boost wages to stimulate India's growth. Now this talks about boosting the wages of the unorganized sector, not the organized sector. Unorganized sector या जो poor है उसकी wages को increase करने की बात, enhance करने की बात कह रहा है. It's time for a virtual judiciary. Now this is something जो कि हम already बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में डिस्कस करूंगा इसको, बट दिस इज समथिंग, ये एक टॉपिक बनता जा रहा है एंड ऐसे इसके ऊपर एक आ सकता है आंसर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है. सो मेक श्योर कि यू फॉलो दीज क्वेश्चंस, यू फॉलो दीज एडिटोरियल्स. एंड इससे पहले भी मैंने अपने हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड चर्चा की है. एक बार हाँ फेवर में बोला है, एक बार अगेंस्ट में बोला है. तो अगेंस्ट वाले पॉइंट्स भी मेजर जो पॉइंट्स है मैं यहाँ डिस्कस करूंगा. मेक श्योर आप ध्यान से पूरे के पूरे एनालिसिस को ध्यान से अच्छे से अंत तक सुनेगा. नाउ आपकी सहूलियत के लिए व्हाट आई डू इज ऑल द टाइम आई एंटर डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स मैं इसीलिए डाल देता हूं ताकि आपको अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एडिटोरियल देखना है, फटाफट से उसके पास पहुंचना है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए. डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम लोग, तो कई बार उससे फायदा हो सकता है. सो मेक श्योर यू विजिट द डिस्क्रिप्शन एज वेल. चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल की. अरुण मायरा जी ने ये लिखा है, ही इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ रीडिजाइनिंग द एरोप्लेन while flying, reforming institutions. Now this is one particular एक उनका बुक है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है. Now this editorial talks about the various pathways. देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे पहला डी ग्रोथ है, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ बाउंड्रीज के ऊपर आ जाता है. सो ये सारे के सारे टोटल 7 है. इन सबको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल सिटीजंस एंड नॉट कंज्यूमर्स, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे, मार्केट की चर्चा भी करेंगे, सब चीजें करने वाले. बहुत गहराई में इस एडिटोरियल में उतरेंगे सॉरी. एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे. Pathways to a more resilient economy. The redesign of economies, businesses and lives must be begin with the question about purpose. अगर आप इकोनॉमीज को, बिजनेसेस को, लाइव्स को रीडिजाइन करने की बात कर रहे हैं तो उसमें पर्पस जो है that should be the innate and the first and the fundamental question that should be asked. Now machines do not have the capacity to for emergence. अगर आपने एक बार मशीन तैयार कर दी, वो उसी दायरे में रहती है जितनी उसकी कैपेसिटी है. फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी 120 की स्पीड तक मैक्सिमम जा सकती है तो 120 से ऊपर नहीं जाएगी, वो उसकी उतनी लिमिटेशन है. लेकिन यहीं पे अगर आप लिविंग सिस्टम्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो वी इवॉल्व एंड एक्वायर न्यू कैपेबिलिटीज ओवर टाइम. देयर आर 7 resilient pathways which are discussed here in after, यहाँ नीचे. ठीक है जी, तो उसको डिस्कस करेंगे. बट आपको एक चीज समझनी होगी कि मशीन इवॉल्व नहीं हो सकती है, वो उसी दायरे के अंदर अपनी इंक्रीजिंग एंट्रोपी के साथ अपनी कैपेबिलिटीज को इनएविटेबली रिड्यूस करती रहेगी. आपको पता है कि एक गाड़ी जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो कम होती जाती है. मारुति की पुरानी गाड़ी है तो वो उतना अच्छा एवरेज नहीं देगी जितनी नई गाड़ी एवरेज देगी, राइट.
सो इंक्रीजिंग एंट्रोपी मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे रैंडमनेस इंक्रीज होती है, मशीन की कैपेबिलिटीज रिड्यूस होती जाती है, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि इसमें से आप उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही उम्दा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द 7.7 resilient pathways for a better, a resilient economy. नाउ सबसे पहला डी ग्रोथ, द ऑब्सेशन विद जीडीपी, जो कि एक सुप्रीम गोल बन गया है। उसको पहले जो लोग नकारते थे, जो उसको चैलेंज करते थे, उनको लूनी फ्रिंज बोलते थे, पागल हो गए, सन की हो गए, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज नोबेल लॉरेट्स जो है, जो कि इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरेट्स हैं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, ऐसे लोग और उनके साथ कुछ और लोग भी जब ऐसी ही बात करते हैं तो आज उनकी बात सुनने को कुछ लोग तैयार हैं। एंड दे आर कॉलिंग अपॉन देयर प्रोफेशन टू रीथिंक द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशली द पर्पस ऑफ जीडीपी। कि जीडीपी का पर्पस क्या है, उसे ढूंढना होगा। एंड एक 170 के करीब डच एकेडमिक्स ने 5 पॉइंट डी ग्रोथ मैनिफेस्टो भी तैयार किया था। इट हैज गॉन वायरल एज वेल। तो वो आप भी नेट पे जाके जरूर देखिएगा उसे, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड बहुत जल्दी आई वांट कि आप लोगों के साथ सीधे तौर पे रूबरू हो सकूं। सो मुझे सजेशंस में बताइएगा कि अगर मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूं, व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी शुड कंसिडर। बहुत जल्दी हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट करेंगे, आप लोगों के साथ रूबरू होंगे बहुत जल्दी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। देखिए पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि जो आप ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है उसको डी ग्रोथ करो। बेसिकली आप जो जीडीपी के पीछे पड़े हो, पहले तो जीडीपी को छोड़ो। दूसरी चीज बोली कि चाहे आप पहले बोलते थे कि बाउंड्रीज आर बैड, बाउंड्री लेसनेस इज अ मंत्रा फॉर हाइपर ग्लोबलाइजर्स। तो ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स के पीछे जो आप पड़े हुए थे, तो ये गलत चीज है। Reason being, boundaries, it has been said, impedes the flow of trade, finance and people. Therefore, removing boundaries was considered good for global growth. लेकिन systems theory जो है, systems theory है किसकी? डनलप की। डनलप की systems theory है। तो डनलप की जो systems theory है उसमें ये बोला गया है, सब systems within the complex systems must have boundaries around them, albeit appropriately permeable ones. जितनी भी परमिएबल हो सकती है, जिस हिसाब से होनी चाहिए उतनी परमिएबल हो, जरूरत से ज्यादा ना हो। हाइपर ग्लोबलाइजर्स के हिसाब से नहीं कि बाउंड्रीज होनी नहीं चाहिए, जितना खुला ट्रेड है वो फ्लो होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं। सिस्टम्स थ्योरी कहती है कि भैया जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो अच्छी हैं, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे ही बाउंड्रीज भी अच्छी हैं, सो दैट द सिस्टम सब सिस्टम्स कैन मेंटेन देयर ओन इंटेग्रिटी, अपनी पहचान तो बना के रखें और खुद में इवॉल्व हो सके। इस वजह से सिस्टम्स थ्योरी के हिसाब से भी अगर आप चलें तो बाउंड्रीज अच्छी हैं। Now, this is the explanation from systems science for the breakdown of WTO. जो WTO का breakdown हो रहा है उसका एक explanation यहाँ से निकल कर आता है, in which all the countries were expected to open their borders, which caused harm to the countries at different stages of development. Now, COVID-19 has given another reason to maintain sufficient boundaries. अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि बाउंड्रीज का फायदा किसको हुआ सबसे ज्यादा और नुकसान किसको हुआ सबसे ज्यादा। तो बाउंड्रीज का फायदा होता है गरीब देशों को और नुकसान होता है अमीर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज को। सो बेसिकली अमीर लोगों ने हाइपर ग्लोबलाइजर्स को पैसा दे दे के कह लीजिए, या उनके इन्फ्लुएंस को यूज करके बाउंड्री लेसनेस की अप्रोच लगा दी, एंड जिसकी वजह से WTO एग्जिस्टेंस में आया। और WTO के बेसिस पे जो है बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट सुधरना या कह लीजिए सॉल्व होना शुरू हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक यूएसए। तो ऐसे में भारत जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को कौन संभालेगा, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि बाउंड्रीज आर गुड, दाग अच्छे हैं वैसे ही बाउंड्रीज भी अच्छी है, राइट। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट इज गुड, ऐसा कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट, रोनाल्ड रेगन की एक स्टेटमेंट आई थी एक समय कि गवर्नमेंट इज नॉट द सोल्यूशन, इट इज द प्रॉब्लम। एंड इनफैक्ट रोनाल्ड रीगन को तो छोड़िए, कार्ल मार्क्स का जो कहना है, कार्ल मार्क्स उनका जो कहना था कि आपको गवर्नमेंट जो आज है उसको टॉपल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उन्होंने तो ये भी बोला था कि ब्यूरोक्रेसी को पहले टैकल करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को पहले टैकल इसलिए करना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का टूल है, स्टेट का टूल है, राइट। सो दिस वाज समथिंग दैट कार्ल मार्क्स हैड सेड। रोनाल्ड रीगन की ये स्टेटमेंट को भी आप एज अ कोट यूज कर सकते हैं अपने एसेज में। देखिए ये जो चीजें निकल कर आती हैं प्लीज इसे नोट कर लिया कीजिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपके आंसर्स को, आपके एसेज को एक्स्ट्रा एज देंगी। नाउ इवन द कैपिटलिस्ट corporations who wanted governments out of the way
to make it easy for them to do business are lining up for the government bailouts. अब सब लोग कटोरा लेके खड़े हैं कि सरकार जो है हमारी मदद करेगी, हमारी सहायता करेगी। जब सेंट्रलाइजेशन की बात आती थी तो फेडरलिज्म वाले जो है आड़े आ जाते थे, फेडरलिज्म है जी, फेडरलिज्म है। अभी क्या है कि सेंटर से मदद मांग रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो स्टेट कंट्रोल की अगर हम बात करें, सोशलिज्म की हम बात करें, नॉट द सोशलिज्म जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो गांधीयन सोशलिज्म है, उस गांधीयन सोशलिज्म में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं ये सही नहीं है, कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, फ्री मार्केट एक्सेस होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आज जो है नुकसानदायक हो रही हैं, तो सबके सब लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स की तरफ जाने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एंड लेकिन हमें क्या करना होगा, एक पूरी की पूरी सोच विचारधारा को बदलना होगा, सारी चीजों में इकोनॉमी को, लाइव्स को, बिजनेसेस को, सबको रीडिजाइन करना पड़ेगा। द मार्केट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। हर चीज में मार्केट शब्द को नहीं घुसा देना है, मार्केट सब जगह पे नहीं अप्लाई होती है। मनी इज अ कन्वीनियंट करेंसी, नो डाउट, फॉर मैनेजिंग मार्केट्स एंड फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस। लेकिन जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज आर लेफ्ट टू इट, डाइस इज लोडेड अगेंस्ट दोस हु डू नॉट हैव मनी। जिनके पास पैसा नहीं है वो चीजें ऑब्टेन नहीं कर पाते जिनकी उनको जरूरत है। देखिए, डिजायर और वांट उसका नीड से बहुत बहुत दूर का संबंध है। एंड जो लोग अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाते, वो डिजायर और वांट तक कैसे पहुंचेंगे? तो मनी जो है इस चीज को फेवर करता है, इस चीज को फेवर नहीं करता है। इस चीज का हमें, इस सोच का हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा कि मनी की वजह से आज वो लोगों के हक में जो है पासे फेंके जाते हैं जो लोगों के पास ऑलरेडी मनी है, एंड अगेंस्ट दोज हु डू नॉट हैव मनी। सो दिस इज समथिंग जो हमें ख्याल रखना है। नाउ बाय अ प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन, तो ये क्यूमुलेटिव कॉजेशन के प्रोसेस के साथ दोज हु हैव मनी एंड पावर कैन एक्वायर इवन मोर मनी एंड मार्केट्स। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केटाइजेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास पावर और मनी जाएगा जो मार्केट्स का एक्सेस करते हैं। एंड जिनके पास मार्केट मनी और पावर है, तो क्यूमुलेटिव कॉजेशन के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में लेंगे। तो मार्केटाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज। और ये जो है, ये सबसे ज्यादा गाज किसके ऊपर गिरती है? ये गाज गिरती है गरीब व्यक्ति के ऊपर। नाउ एक और चीज बोली गई कि आप सिटीजन वेलफेयर की तरफ जाइए, सिटीजन वेलफेयर की तरफ जाइए, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर की तरफ। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंज्यूमर की जगह पे सिटीजन समझना बहुत जरूरी है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, स्टेट जो वेलफेयर स्टेट जा रहा था, वेलफेयर स्टेट जा रहा था, ये बहुत ही उम्दा एक एनालिसिस है। ये अगर आप इवन इफ यू आर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, अगर आप पब्लिक एड ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इस डिफरेंस को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा कि कंज्यूमर वेलफेयर और सिटीजन वेलफेयर में क्या फर्क होता है ना। इन दोनों चीजों की चर्चा में अपनी पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज, जहां जहां मैं डेमोक्रेसी की बात करूंगा, वहां मैं पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज के माध्यम से आप लोगों को इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेक श्योर आप उस सीरीज को भी फॉलो करते रहें। नाउ इन इकोनॉमीज ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, लेकिन सोसाइटीज के अंदर दे आर नोन एज सिटीजंस। कंज्यूमर्स हो चाहे प्रोड्यूसर हो, दोनों के दोनों सिटीजंस हैं। ये चीज हमें समझनी होगी। सिटीजंस हैव अ ब्रॉडर सेट ऑफ नीड्स than consumers. Citizens' needs cannot be fulfilled merely by enabling them to consume more goods and services. सिर्फ और सिर्फ उनकी गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन नहीं बढ़ानी है। जैसे हम बहुत समय से इकोनॉमीज में कंजम्पशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको एक कदम उससे आगे जाना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल इज पॉइंटिंग आउट। अ वेरी फाइनली रिटन एडिटोरियल, जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरी बातें सुन लें, तो उसी से ही ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। नाउ दे वैल्यू जस्टिस, डिग्निटी एंड सोसाइटल हार्मनी टू। सो ये सारे एस्पेक्ट सिटीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर के बेसिस पे जाएंगे, तो जो कंज्यूमर नहीं है उसका वेलफेयर करने की जरूरत नहीं है ऐसे में। लेकिन सिटीजन तो हर कोई है, चाहे वो कंज्यूम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जस्टिस, डिग्निटी और सोसाइटी की हार्मनी जो है वो बैक स्टेज चली जाती है अगर आप कंज्यूमर की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिस्ट इवैल्यूएशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, competition policy too, which are based on consumer welfare alone, fail to account for the negative impacts on citizens, on what citizens value. Citizens क्या वैल्यू करते हैं, वो किस चीज को फोकस करना चाहते हैं, इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेवरेजेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मजबूर कर देते हैं कि आप उनके गुड्स को, उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें थ्रू एडवर्टीजमेंट्स।
लेकिन एक सिटीजन का वेलफेयर उस कंजम्पशन में नहीं रखा गया। एक सिटीजन का वेलफेयर कहाँ है कि वो हेल्दी खाना खाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताना चाहता हूँ यहाँ पे। एक मेरा मास्टर्स में एक रिसर्च वर्क का प्रोजेक्ट था। आई हैव डन मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एज वेल अपार्ट फ्रॉम लॉ। तो उसमें मास्टर्स इन इंजीनियरिंग में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये देखा कि मेरा रिसर्च वर्क था कि जो नारियल का छिलका होता है, वो जो हार्ड ब्राउन सरफेस होता है जो नारियल का बाहर का जो वो छिलका होता है, जो फाइबर होता है, अगर मैं उसको कंट्रोल्ड मैनर में उसको जलाता हूं, कंट्रोल्ड मैनर में लैब कंडीशंस में, तो ऐसे में उसको जलाने के बाद जो राख बचती है, उस राख को अगर मैं पीसता हूं मोटर पेसल के अंदर, ऐसे मोटर पेसल होता है थोड़ा सा इस तरीके का, तो वो मोटर पेसल के अंदर अगर मैं पीसता हूं तो उसमें से जो पाउडर, फाइन पाउडर निकल कर आता है, वो नैनो स्केल का पाउडर होता है। सिर्फ हाथ से पीसने से ही नैनो स्केल पाउडर आ जाता है। एंड यू नो व्हाट, उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलता है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स जिसको बनाने के लिए लाखों रुपए का, थोड़ी सी मतलब फ्यू ग्राम्स, फ्यू मिलीग्राम्स को बनाने के लिए भी कुछ लोग लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं। मैंने बिना किसी खर्चे के इस नारियल के छिलके को जलाया बेसिकली, और उसको पीसकर कार्बन नैनो ट्यूब्स बना दी। एंड यू नो व्हाट इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय ग्रैंडमदर। My grandmother used to use these टोटकास, जिसको आप कहते हैं घर के नुस्खे, जिसमें वो अगर किसी को पेट की बीमारी है तो वो ऐसे ही कह लीजिए, नॉट CNTs, बट वो इसी राख को जो है पीसकर उसको दही में दे देना, या इसी राख को यूज करते थे फॉर वॉशिंग हैंड्स। नाउ वॉशिंग हैंड्स का ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आया। वॉशिंग हैंड्स विद दैट राख, वो मुझे कभी समझ नहीं आया बचपन में। लेकिन जब मैं आज देखता हूं कि ये क्यों था ऐसा, आप समझिए CNTs जो हैं उनको यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर, उसको वाटर स्ट्रीम्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये जो सस्टेनेबल मेजर्स हैं, ये सिटीजंस वेलफेयर की तरफ थे और ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ पॉइंटेड थे। लेकिन आज जो हम कंज्यूमर वेलफेयर की तरफ जा रहे हैं, तो हम कंज्यूमर के हिसाब से सोच रहे हैं कि ये कंज्यूमर इस चीज को ले सकता है, इसको कंज्यूम कर सकता है। और दूसरी चीज, जो लोग मनी मेकिंग मशीन में हैं, जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग फॉर एग्जांपल बेवरेज मेकिंग कंपनीज, तो वो इस तरीके से फॉर एग्जांपल कटरीना कैफ को यूज कर लेते हैं। तो कटरीना कैफ इतने सेंसुअल तरीके से एक आम के जूस को, आम रस को ऐसे प्रेजेंट करती है जिसमें एडेड फ्लेवर्स हैं और जिसमें फ्रूट्स के अलावा शुगर्स बहुत ज्यादा है। अगर आप सीधा आम खाएं तो उसका और न्यूट्रिशनल वैल्यू निकल कर आता है, उसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, उसमें फ्रक्टोस भी है, उसके साथ साथ देयर आर सो मच ऑफ फाइबर जो आपके पेट को, आपकी हेल्थ को एनहांस कर सकता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप बेवरेज को लेंगे तो वो सारी चीज कम होगी। लेकिन आपको क्या प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये बेवरेज आपके लिए सुखदाई है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर और सिटीजन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप एज अ सिटीजन एक्ट करेंगे तो आपको ये सारे के सारे टारगेट्स नहीं बनाया जाएगा। नाउ उसके अलावा द अदर एस्पेक्ट इज कंपटीशन मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड एंड कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कंपटीशन की तरफ मत जाइए। जो डार्विन का कंपटीशन है विद द सर्वाइवल ऑफ ओनली द फिटेस्ट underlies many pathologies of modern societies and economies। अब एक चीज समझिएगा, जब आप डार्विन के कंपटीशन की बात करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक व्यक्ति का राइट टू लाइफ इज ग्रेटर देन दूसरे व्यक्ति का राइट टू लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज हर्ड इम्यूनिटी की बात करूं, जिस तरफ भारत चल पड़ा है, जिस तरीके से, जैसे आप मानिए कि जो ये भारत बंद को, लॉकडाउन को जो खोल दिया गया है, तो आप मान के चलिए कि दैट इंडिया इज वॉकिंग डाउन द पाथ, ऑन द सेम पाथ जो कि यूके चला है। एंड उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहां पे हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। एंड इस कॉन्सेप्ट में एक मेजर फ्लॉ ये है कि राइट टू लाइफ एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के राइट टू लाइफ से ज्यादा है या किसी से कम है। तो ये इक्वालिटी नहीं है, दिस इज नॉट इक्विटेबल सोसाइटी। एंड ऐसे में डार्विन का जो एक थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन था, ये जो डार्विनियन कॉम्पिटिशन है, ये भी फ्लॉड है। फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि कंपीट करो। अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी की बात करें तो इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें निकल कर आती हैं दैट कंपनीज मस्ट इंप्रूव देयर कंपेटिटिव एबिलिटीज एंड नेशंस टू। लेकिन ब्लाइंड फेथ इन कंपटीशन मिसेस द रियलिटी कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैव एडवांस्ड मोर देन अदर स्पीशीज हैव ओनली बाय इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर कलेक्टिव एक्शन। जहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव मैन की, प्रिमिटिव व्यक्ति जो ऐसा आदमी था जो
बेसिकली कह लीजिए कि पुराने समय में वाइल्ड लाइफ से जूझ रहा था। अगर मैं आज से 5000 साल पुरानी बात करूं तो ऐसे में आपको एक चीज समझनी होगी। वेरी सून आई विल चेंज माय डिजिटल पेन, आप प्लीज परेशान मत होइएगा। आई नो थोड़ा सा बहुत ही स्क्वीकी किस्म का हैंड राइटिंग आ रहा है, अदरवाइज मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको वैसे बता दूं। हाँ, तो अगर हम 5000 साल पुरानी चर्चा करें तो 5000 साल पहले जो आदमी की एवोल्यूशन हो रहा था, कुछ लाख साल पहले आदमी का एवोल्यूशन हो रहा था, he could only evolve based on the collective action। जो इंस्टीट्यूशंस फॉर कलेक्टिव एक्शंस थी, फॉर एग्जांपल ट्राइब्स की बात करें तो एक व्यक्ति सस्टेन नहीं कर पा रहा था नेचुरल एनवायरनमेंट में, लेकिन ट्राइब्स डिड सर्वाइव। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इवन इन आईवीसी तो एक कम्यून था, एक पूरा कलेक्टिव था। देखिए वो नहाते भी एक साथ थे, राइट, वो ग्रेट बात वो सबको याद होगा, राइट। तो सिमिलर सेंस में आपको समझना पड़ेगा डार्विनियन जो ये कंपटीशन की थियरी है, इट इज अ बिट फ्लॉड। And further progress to achieve sustainable development goals, for example, it will require collaboration among scientists in different disciplines and among diverse stakeholders, collaboration among various sovereign countries as well. The improvement in abilities to share and govern common resources have become essential for human survival in the 21st century। ये सीधे तौर पे एक टॉपिक हो सकता है ऐसे का, इसका ख्याल रखिएगा। This can be one topic of essays, नोट कर लीजिएगा इसे। Now, lastly, intellectual property, IP. Intellectual property belongs to the public. अगर आप अर्थ के रिसोर्सेज की बात करें, they must be conserved. We are living in an era of knowledge. Just as those who owned more land used to have more power before, now those who own more knowledge have more power and wealth than the rest. So ये जो चीज है, जो IP monopolies हैं, जो intellectual property की monopolies हैं, they are producing enormous wealth for their owners. Though many were developed on the back of huge public investments। इतनी ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स थी, पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे, वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स जिनका पैसा अगर गरीब को लगाते तो वो आज अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को बचा सकता, लाइवलीहुड्स को बचा सकता। लेकिन हमने वो पैसा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे लगाया, तो ऐसे में उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पब्लिक का ख्याल रखे। एंड ये जो इनइक्वालिटीज निकल कर आ रही हैं बिकॉज ऑफ आईपी मोनोपोलीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मोनोपोलीज, इसके ऊपर कर्ब करना होगा। कारण क्या है कि ये वो मोनोपोलीज हैं जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स में से निकल कर आई हैं। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार पैसा ना लगाती तो ये मोनोपोलीज बन के ही ना आती। मोरओवर, पावरफुल टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड फॉर बेनाइन एंड मेलाइन पर्पसेस बोथ। अच्छे काम के लिए भी यूज हो सकती है, खराब काम के लिए भी। अब ये वायरस को देख लीजिए, कोरोना वायरस को, तो कहीं ना कहीं तो लैब में टेस्टिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो बाहर निकला होगा। कैसे निकला, राइट? सो ये मेलाइन पर्पसेस भी हो सकते हैं। इट इज इंपेरेटिव टू इवॉल्व न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर पब्लिक ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर यूज। ये सही वक्त है, आज के आज अगर आप इस चीज को बदल देते हैं तो दुनिया बचाई जा सकती है। अदरवाइज तो देखिए ऐसा है कि हालात सुधारने का कि अगर किसी ने बीड़ा नहीं उठाया तो बहुत दिक्कतें हमें सामना करना पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट द कंट्री एंड द वर्ल्ड वाज फेसिंग, लेकिन अभी कोविड-19 के ऊपर सारा फोकस चला गया। एंड ये देखिए कि इंसान को आपने जेल में बंद किया, मैन वाज जेल्ड फॉर अबाउट अ मंथ एंड नेचर टुक ओवर। 1 महीना लगा, नेचर टुक ओवर। एंड इनफैक्ट अगर आप देखते तो क्लाइमेट चेंज के काफी इंपैक्ट, फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई थी दिल्ली जैसे शहरों में। आसमान नीला दिखने लग गया था दिल्ली में। तो ये सारी चीजें अगर पॉसिबल है तो हमें सोचना होगा कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। इनोवेशंस आर रिक्वायर्ड एट मेनी लेवल्स टू क्रिएट मोर रेजिलिएंट एंड जस्ट वर्ल्ड। इनोवेशंस आर एसेंशियल इन ओवरऑल डिजाइन ऑफ द इकोनॉमी। Innovations will be required in business models too। अब इंसान के साथ साथ बिजनेस को भी आपको सर्वाइवल मोड में लेके जाना पड़ेगा, बट ऑल्सो टू मूव बिजनेसेस आउट ऑफ दिस पैराडाइम, जो 20वीं शताब्दी का पैराडाइम था, दैट द बिजनेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी ओनली बिजनेस। बिजनेस का बिजनेस ही ओनली बिजनेस होना चाहिए, ये बात होती थी 20वीं शताब्दी में। लेकिन अब इस चीज को, इंपेरेटिव को, इस पैराडाइम को चेंज करना होगा। चेंजेस विल आल्सो बी नेसेसरी इन आवर लाइफ पैटर्न्स, आवर वर्क और कंजम्पशन हैबिट्स। तो ये भैया ऐसा है कि हेल्दी हैबिट्स लाइए, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कीजिए, अपनी सेहत बचाइए। एंड इन आवर पर्सनल प्रायोरिटीज एज वेल, रीडिजाइन ऑफ इकोनॉमीज एंड बिजनेसेस लाइव्स, इट इज अ मस्ट
एंड इट मस्ट बिगिन विद क्वेश्चंस अबाउट पर्पस, कि पर्पस क्या है, उस पर्पस के सवाल के ऊपर जो जवाब आता है उसी के बेसिस पे आपको इन सबको रीडिजाइन करना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेसेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स, what needs and whose needs do institutions and each of us fulfill by our existence. So this is a very important editorial. Now इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा पॉइंट फॉर्म में जैसे मैंने आपको दिए हैं, एंड हमारी पूरी कोशिश होगी कि वीकली बेसिस पे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू शुरुआती दौर में, देखिए शुरुआत में आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सारी की सारी चीजें आपको वेबसाइट से अवेलेबल करवा दी जाएंगी. हमारी वेबसाइट इट इज अंडर वे. नाउ moving on to the next editorial, boost wages to stimulate India's growth. Now boost wages to stimulate India's growth is one editorial जिसमें साफ तौर पे ये बोला है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं उन लोगों की वेजेस को बूस्ट कीजिए. सो इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, वो डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें से चीजें निकलने वाली हैं, वो डेटा ही इंपॉर्टेंट है. ओनली बाय रेजिंग द कंजम्पशन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द पुअर यू कैन बूस्ट और स्टिमुलेट इंडियाज ग्रोथ. तो कैसे? बेसिकली आप पहले तो ये समझिए दैट आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स, जो भारत की टोटल वर्कफोर्स है दैट इज समवेयर अराउंड 471 मिलियन. दिस इज एज ऑफ 2018 का डेटा है. ओनली 12.3% आर रेगुलर वर्कर्स रिसीविंग सम फॉर्म ऑफ social security while the rest are mostly casual workers or petty producers surviving under various degrees of इनफॉर्मेलिटी. अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्सिडीज के बेसिस पे जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. 12.13% ही हैं जो रेगुलर वर्कर्स हैं या जो सोशल सिक्योरिटी के ब्रैकेट के अंदर आते हैं. नाउ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल कैजुअल वर्कर्स. जो ये कैटेगरी है 12.3 के अलावा जो कैटेगरी है 77.7%, 7.7% कितना होगा? सॉरी 87.7%, 87.7%. Now, available data on the size of migrant workforce in India is rather patchy. तो ये जो डेटा है वैसे ही पैची है, बहुत सारी चीजें इसमें से एक्सक्लूड हो जाती है. एंड इतनी ज्यादा एक्सक्लूजन के बाद भी इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी फिगर है, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा. 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें, देयर वर अबाउट 54.3 मिलियन पर्सन्स, workers as well as non-workers in the country who migrated from one state to the another. तो माइग्रेशन, जो इंटरस्टेट माइग्रेशन थी वर्कर्स की और नॉन वर्कर्स की मिला के, इट वाज समवेयर अराउंड 5.43 करोड़, करीब करीब 5 करोड़ व्यक्ति, 5 करोड़ व्यक्ति, 5.5 करोड़, 5 करोड़ भी क्यों गए, 2011 के हिसाब से ये देखा गया था कि वो वर्कर्स हो चाहे नॉन वर्कर्स हो, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. और हार्टलैंड स्टेट्स की अगर हम बात करें, यूपी की, बिहार की, राजस्थान की और एमपी की, जो हिंदी हार्टलैंड है, it accounted for 48.9% of these interstate migrants and much higher than their combined share in India's total population. टोटल पॉपुलेशन है करीब करीब 40%, और कितने माइग्रेंट्स निकल कर आए उसमें से करीब करीब 50%. तो ये चीज समझने वाली है कि वहां से इतने ज्यादा माइग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं. वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम villages to urban centers as the growth of rural incomes has not kept the pace with the rising number and aspirations of the young in the countryside. जो गरीब जो कह लीजिए जो हमारे गांव में जो यूथ है, उनकी एस्पिरेशंस और उनके नंबर्स तो बढ़े, लेकिन उनकी जो रूरल इनकम है वो सेम स्पीड से नहीं बढ़ी. इसी वजह से वो उस जगह को छोड़कर आगे निकलते हैं. इनफैक्ट इससे रिलेटेड सरकार ने एक आर्या स्कीम भी लॉन्च की थी. एक व्यक्ति हैं स्टूडेंट स्टोर जी, उन्होंने कमेंट सेक्शन में डाला भी हुआ है एक जगह पे. आर्या स्कीम को आपने देख के जाना है. आर्या स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है. इसकी बेनिफिशियरीज कौन है, एज ग्रुप क्या है, कितना पैसा मिलेगा एंड क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें आपने ढूंढ के जानी. बिटवीन 2005 एंड 2018, ये जो 13 सालों का जो ये दौर था, इसमें 19.3 मिलियन, करीब करीब 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ कह लेते, 2 करोड़ लोग लेफ्ट एग्रीकल्चरल वर्क in these 4 states alone and sought job opportunities elsewhere. 2 करोड़ लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकल गए. तो एग्रीकल्चर कौन संभाल रहा है, उनकी जॉब सिक्योरिटी कौन देख रहा है, उनकी सोशल सिक्योरिटी कौन देख रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है. अगर 2 करोड़ व्यक्ति एग्रीकल्चर को छोड़ के जा रहा है, इसी वजह से सरकार ने ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया. नाउ वर्कर्स शिफ्ट आउट ऑफ एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस as well as out of their rural bases is set to accelerate.
unless new economic opportunities are created in the countryside. यहाँ countryside मतलब रूरल एरियाज में अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे तो वो छोड़ते जाएंगे, गांव छूटते जाएंगे, गांव छोटे होते जाएंगे। एंड जो वो गांधी जी की सोच थी दैट इंडिया लिव्स इनसाइड द हार्ट ऑफ अ विलेज, तो वो चीज भूल जाएंगे हम लोग। A majority of workers who leave villages find themselves in the bottom rung of the urban economy, earning a precarious living as drivers, factory workers, security guards, domestic helpers। ये सब काम में लग जाते हैं वो। ऐसे में social security takes a backstage. Their livelihoods are directly or indirectly linked to economic activities that cater to the demand from the relatively affluent in India and abroad. Basically ये ऐसी जगहों पे लगते हैं जो कि भारत की डिमांड को ड्राइव करते हैं एंड रिलेटिवली एफ्लुएंट पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड, उन्हीं के यहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लिंक होके काम करते हैं। सच एज फ्रॉम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सोफिस्टिकेटेड आईटी प्रोडक्ट्स, तो ऐसी जगहों पे वो ड्राइवर्स पे, फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पे, सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पे, डोमेस्टिक हेल्पर्स के तौर पे काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर थे चाहे वो नॉन वर्कर थे। And even as they work long hours, often under exploitative conditions, informal workers manage to earn and consume only very little. तो ऐसे लोगों का न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन वो बहुत कम हो जाता है एंड उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये चीज जो है पूरी भारत की जीडीपी के ऊपर भी असर डालती है। अभी जीडीपी के खिलाफ हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ा है, लेकिन स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ जीडीपी वर्क्स। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज जो 2011-12 के लिए कंडक्ट किए गए थे, जो रिचेस्ट 5% है भारत के, दे अकाउंट फॉर एज मच एज 65% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए अर्बन इंडिया के अंदर। वहीं अगर पुअरेस्ट 50% की हम बात करें तो उनका सिर्फ कंजम्पशन लेवल कितना है, 13.4%, सिर्फ इतना है। तो पुअरेस्ट 50% सिर्फ 13.4% इस तरीके की चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं, और जो टॉप 5% हैं, टॉप 5% 65% खर्चा करते हैं ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स की बात करें अगर। नाउ crisis in the economy can be overcome only by widening the source of demand. अनलेस एंड अनटिल अगर आप डिमांड के सोर्स को वाइडन करेंगे तब तक ये इकोनॉमी का जो क्राइसिस है, ऐसा है कि हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप सप्लाई साइड को तो चलो फोकस कर रहे हैं, नो डाउट आप वहां पे बेल आउट्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप रूरल डिमांड को, आप सोर्सेज ऑफ डिमांड को अगर आप वाइडन नहीं करेंगे तो आप कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट फॉर द पुअर को रेज करके ये अगर आप डिमांड नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे कंजम्पशन लेवल्स बढ़ेंगे, किस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होगी, ये सोचने वाली बात हो जाती है। For instance, the setting up of industries linked to food processing or affordable housing in rural areas, इस तरीके से आप रूरल डिमांड को बढ़ा सकते हैं। Multiplier effects of such investments will be huge. Food processing can help boost farmers' income, reduce food spoilage and spillage, create rural employment, and above all, improve the availability of nutritious food for the needy. So this is this editorial for you guys. इसमें से जो important aspects हैं मैंने आपको बताए हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं गहराई में उतरना है, सिर्फ ये डेटा पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ broadening the demand base will require policies that differ fundamentally from conventional economic ideas. थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो अब आप इकोनॉमिक आइडियाज के ऊपर काम करेंगे तो वो पहली पॉलिसी से थोड़ा सा फर्क होगा। Mainstream argument has been put that firms should try to reduce cost by squeezing wages, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। By cutting wages will shrink markets further and deepen the crisis during a depression. अभी डिप्रेशन चल रहा है और आप वेजेस कट कर देंगे तो और डिमांड गिर जाएगी और लोग अपने में ही सीमित होना शुरू हो जाएंगे, ये बहुत गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा आपको। इंस्टेड ऑफ स्क्वीजिंग यू शुड एक्सपैंड एंड मैग्नीफाई वेजेस, एक्सपैंड वेजेस, बूस्ट वेजेस। Instead, firms should assist in raising workers' wages and incomes, thereby in enlarging the size of markets. Even with higher wages, profit rates will not dip because the larger demand allows firms to utilize their capacities better. अगर डिमांड्स बेहतर होगी, जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप डिमांड को पुश देते हैं तो सीधे तौर पे कंजम्पशन बढ़ जाएगी एंड सीधे तौर पे आप अपनी कैपेसिटीज को, इंडस्ट्रीज की कैपेसिटीज को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एडिटोरियल ऑफ टुडे एंड दैट इज इट्स टाइम फॉर अ वर्चुअल जुडिशरी।
तो ये वर्चुअल जुडिशरी वाला जो एडिटोरियल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें खास नहीं निकल कर आती हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज आप समझिएगा कि ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में बेसिकली जुडिशरी के जो इम्पेडिमेंट्स एंड चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। उन चैलेंजेस को आपने समझना है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज की टेक्नोलॉजी से ही आंसर आएगा। वी कैन ऑल्सो एनहांस और इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी एज वेल थ्रू अदर मीन्स। तो ये चीज हमें समझनी होगी। यहाँ पे सिर्फ चैलेंजेस हैं, वो इम्पेडिमेंट्स का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको खुद से बताऊंगा, उसे नोट कर लीजिएगा। reduced costs and speedy disposal of cases is the need of hour. Now आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस कर सकते हैं। Now अगर बात करें पेंडेंसी ऑफ केसेस की इन वेरियस कोर्ट्स इन इंडिया, तो वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने एक पूरा चैप्टर ऑन पेंडेंसी ऑफ टैक्स केसेस एंड रेवेन्यू केसेस ये लिखा हुआ था। द सर्वे मिस्टेकनली आर्ग्यूज फॉर मोर कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जजेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे उसके अलावा एक बात बोली जा रही है, the existing infrastructure is grossly underutilized। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड है, पहले उसको तो सही तरीके से यूटिलाइज कर लो। देयर आर ट्राइब्यूनल्स सच एज द इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल दैट फंक्शन ओनली हाफ डे मोस्ट ऑफ द टाइम, आधा दिन ही काम करते हैं। तो अगर आप और भी क्रिएट कर देंगे तो उससे तो सिर्फ इनएफिशिएंसी बढ़ने वाली है। सो दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल पॉइंट्स आउट। टू मेक मैटर्स वर्स्ट, मोस्ट कोर्ट्स आर क्लोज फॉर क्रिसमस वेकेशंस और समर वेकेशंस। तो महीने महीने के आसपास की छुट्टियां हो जाती हैं, जजेस भी छुट्टी पे चले जाते हैं। जजेस आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, कि आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को ग्रेड किया जाए। Thousands of Indians cannot afford to go to courts as legal costs are high, legal procedures are complicated. So ये चीजें जो है, ये तो खैर ये आप चाहे डिजिटल या वर्चुअल जुडिशरी भी क्रिएट कर दे तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, एंड दे आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ रीजन। अगर आप लॉ पढ़ते हैं ध्यान से तो थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस एक कही जाती है, नेचुरल जस्टिस। वो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसी में से ही रूल ऑफ लॉ निकल कर आया है। रूल ऑफ लॉ उसी में से ही निकल कर आया। अनलेस एंड अनटिल आप थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको जो है उसको अबाइड बाय नहीं करते, रूल ऑफ लॉ नहीं निकल कर आता है। एंड रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो फिर लॉ किसके लिए, फिर तो कोई फायदा नहीं है लॉ पढ़ने का भी और लॉ को मानने का भी। सो बेसिकली द एंटायर प्रोसेस और द प्रोसीजर, ये जो कॉम्प्लिकेटेड हमें नेकेड आई से लगता है, दिस इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड आई डोंट अग्री टू दिस एडिटोरियल टू दिस एक्सटेंट। नाउ मोस्ट टैक्स मैटर्स डू नॉट नेसेसिटेट पर्सनल हियरिंग्स। आप घर बैठे बैठे भी टैक्स हियरिंग्स जो है कर सकते हैं। टैक्स केसेस रीच ट्राइब्यूनल्स हायर कोर्ट्स आफ्टर लोअर अथॉरिटीज रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स। एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बात करें तो दे डील विद इश्यूज ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लॉ, या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात यहाँ आ जाती है। लॉयर्स ऑन बोथ साइड्स नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द कोर्ट। एज ऑफ नाउ केसेस आर ऑफ्टन एडजर्न्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई बार क्या होता है कि वकील साहब जो है हाई कोर्ट गए होते हैं तो लोअर कोर्ट में जो है एडजर्नमेंट मिल जाती है, लेकिन अगर आप सीपीसी को पढ़ें या आप सीआरपीसी को पढ़ें तो किसी भी इस प्रकार की एडजर्नमेंट की बात नहीं की गई। ऐसी एडजर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ गुडविल के तौर पे दे दी जाती है। नाउ apart from that, what we need to understand is that judges can decide the case based on available information. Whenever the judges requires clarification, he or she can seek the same through email करके पूछ ले। Typically the judge, after considering all material available, can pass a draft order and send it to both sides for any comments which they may want to provide. So ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीज है, ये आई डोंट नो ये जो राइटर्स हैं, ये जो ऑथर्स हैं, ये वकील हैं या नहीं है, बट दिस विल अंडरमाइन जुडिशरी, दिस विल अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ अ जज। अगर आप अपना ऑर्डर ड्राफ्ट जो है वो पास करें और उसके बाद सलाह मांगे वकीलों से, अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ जजेस, ये नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। भारत के अंदर जजेस की जो अहमियत है, जो उनकी इज्जत है, वो बनी रहनी चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि जज कैन आफ्टर कंसिडरिंग द कमेंट्स पास द फाइनल ऑर्डर। नाउ दिस विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट एंड आल्सो एलिमिनेट ऑब्वियस एरर्स। देखिए एरर्स तो रिमूव करने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, यू कैन रिव्यू एंड रिविजन भी लाई करती है उस सब चीजों की, तो ये सारी चीजें हैं, प्रोसीजर लाई करता है, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो छोटे छोटे जो एरर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए दिस कैन बी अ फाइन थिंग। Now, use of the court hall to decide such matters is superfluous. उसकी इतनी जरूरत नहीं है। Not only will a virtual judiciary result in substantial saving in costs, but also lead to speedy disposal of cases.
लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति है, जो पुअर है, पुअर इंडियन है, जिसको ये प्रोसेसेस ही समझ नहीं आ रहे थे, वो वर्चुअल जुडिशरी के प्रोसेसेस को कैसे समझेगा? उसकी तो लिटरेसी नहीं आपने इंश्योर की, उसकी एजुकेशन इंश्योर नहीं की, उसको आपने डिजिटली सशक्त एम्पावर नहीं आपने किया, तो कैसे ये सारी चीजें होंगी? नाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉयर्स विल इंक्रीज सब्सटेंशियली एज विजिट्स टू कोर्ट्स एंड लॉन्ग वेटिंग आवर्स विल बी मोर एन एक्सेप्शन दैन अ रूल। तो ये बेसिकली ये थोड़ा फायदा वकीलों को हो सकता है कि हाँ वो घर बैठे बैठे अपने टाइम को बचा सकते हैं, टाइम इज मनी। तो वो सीधे तौर पे मेल के थ्रू जो है और वेरियस अदर प्रोसेसेस के थ्रू अपनी फाइल्स जो है वो सबमिट करते रहेंगे फटाफट से, साइमल्टेनियसली बहुत सारे केसेस उनकी सुनवाई हो सकेगी। इफ दिस प्रैक्टिस इज एक्सटेंडेड टू अदर सिविल केसेस एज वेल, एफिशिएंसी विल डबल, इवन ट्रिपल होना चाहिए इन जुडिशियल फंक्शनिंग। तो ये चीज हमें समझनी होगी, जो मैंने अभी बोला उसके साथ इस सारे बातों को आपने लिखना है एसेज में, एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है। The fact that jurisdiction of a court is defined by geography makes no sense. Makes no sense. लेकिन it makes really great sense कि geography के हिसाब से आप matters को आप for example taxation और company law के matters को decide करें। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात कही थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बात कही थी? बाउंड्रीज अच्छी हैं, दाग अच्छे हैं, वैसे ही बाउंड्रीज भी अच्छी हैं। सो दिस इज समथिंग दैट ये एडिटोरियल जो है सही तरीके से ले नहीं पा रहा है अपने परव्यू के अंदर। नाउ आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है, देखिए सारा का सारा एक साथ चल रहा है। चेंज टू रिमोट नॉन पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट हियरिंग्स विल चेंज दिस आल्सो। ऑल जजेस शुड बी empowered टू हैंडल एनी केस wherever it originates। जहां से भी ओरिजिनेट होता है कोई भी उसको सुन सकता है। ये तो एक chaotic सिचुएशन हो जाएगी, chaos हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग आपको सलाह दूंगा कि इसको आपने नहीं मानना है, इसके ऑपोजिट बात बोलनी है, वो बहुत जरूरी हो जाएगी। ठीक है जी। This will result in multiple advantages. One, the principal one being better utilization of manpower and infrastructure by equitably distributing the work. हाँ, ये जरूर है कि आप अगर इस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो थोड़ा फायदा हो जाता है, लेकिन अगर आप विद इन दैट जुरिस्डिक्शन भी अगर आप इक्विटेबली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे भी ये फायदा हो सकता है, नो डाउट। ऑल्सो माल प्रैक्टिसेस विल बी लिमिटेड, देयर विल बी नो लॉन्गर familiarity between judges and lawyers in the city। तो शहर में वकीलों की और जजेस की फेमिलियरिटी बंद हो जाएगी, दोनों आपस में जब मिलेंगे ही नहीं तो वो मैल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं जजमेंट्स, वो भी नहीं होगा। सो दिस इज दिस एंटायर एडिटोरियल फॉर यू गाइस। इससे ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अब जाते जाते आप सबसे एक विनती है, अगर आप यहां तक उस वीडियो को सुन चुके हैं सो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम और आप जो दूर बैठे हुए हैं तो आपकी और हमारी इस दूरी को ये बेल आइकन टिडिंग की आवाज के साथ दूर कर सके। तो जैसे ऐसे आवाज आएगी टिडिंग करके तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और उसमें हमारा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंच पाएगा। सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल आइकन एंड लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। टेक केयर एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।